नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 21 का मॉड्यूल है जैसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट का ये टॉपिक है, शुरुआत यहाँ से होती है। इन्वायरमेंट की बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं हमने शुरुआत में ही देखी हैं, तो अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं कवर किए हैं तो पीछे के 20 लेक्चर पहले कवर कर लीजिएगा। ये 21वां है और यहाँ से फिर आप तब आगे देखना शुरू करिएगा। इन्वायरमेंट में आज हम देखने वाले हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल में कार्बन साइकिल को। कार्बन साइकिल में शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप जानते ही हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी होती है और वहीं से ये कार्बन हमारे पूरे बायोमास में बायोस्फीयर में पहुँचता है। तो यही बताया गया कि द सोर्स ऑफ ऑल कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बाकी गैसों की तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है और ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर और इस वजह से ओशियन जो है ये एक लार्ज क्वांटिटी इसकी कंटेन करके रखते हैं, मतलब घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद होती है। तो ये तो कुछ सामान्य बातें हैं। अब यहाँ कुछ कार्बन साइकिल जो आप देख रहे हैं, ग्लोबल कार्बन साइकिल की बात हो रही है, तो उसके कुछ स्टेप हैं। स्टेप में पहला तो फोटोसिंथेसिस है। यहाँ से हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये तो जानते ही हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं और पूरा जो फोटोसिंथेसिस है इनका कंप्लीट होता है, केमिकल एनर्जी का ये फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रकार से कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक कार्बन का ऑर्गेनिक मैटर में, जो कि इनका भोजन होता है। कुछ इनके मेटाबॉलिज्म में काम आता है, कुछ इनके अंदर स्टोर हो जाता है जो कि बाकी जो कंज्यूमर हैं उनको प्राप्त होता है और अंत में ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो ऑक्सीजन हम लोग मतलब जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ कर लेते हैं। एनुअली 4.9 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स बाई ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इंटायर बायोस्फीयर। सोचिए कि इनका कितना बड़ा रोल है, मतलब इतना भारी मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करते हैं। अगर ये न रहे तो क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत बड़े रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं। आपने देखा ना ग्रीन प्लांट्स कितने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट का मतलब है कि प्लांट का पूरा डेरा, लंबे चौड़े वृक्ष वहाँ पे पाए जाएंगे और तरह तरह की वेजिटेशन होगी। तो जितना ज़्यादा उनका अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा वो कार्बन को अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता रखेंगे। और एक चीज़ और है कि जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जाइंट ट्रीज़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। छोटी छोटी घास तो होती ही है लेकिन लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, लॉन्ग लाइफ साइकिल होता है और इस वजह से ये बहुत बड़े पैमाने पर एक बड़ा अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उसको कार्बन के रूप में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो जब फॉरेस्ट फायर लगती है कहीं पर भी, चाहे वो नेचुरली लगे या फिर किसी के द्वारा लगा दी जाए, तो उससे बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो पूरा जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। ये सब हमने देखा, तो फोटोसिंथेसिस को हमने देखा। अब इसके बाद रेस्पिरेशन को देख लीजिए। रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो आप जानते ही हैं, और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है कि फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है टू लिबरेट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन इज यूज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स खुद हो सकते हैं, उसके अलावा एनिमल हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी आ सकते हैं, इस तरह के और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू दिस प्रोसेस। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और फोटोसिंथेसिस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसके बाद नंबर आता है डिकम्पोजिशन का। तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो सफाई का काम करते हैं हमारे नेचर में। अब इसमें होता ये है कि जो फूड एसिमिलेशन है, यहाँ देखें आप, ऑल द फूड एसिमिलेटेड बाई एनिमल्स और सिंथेसाइज बाई प्लांट, चाहे वो एसिमिलेट किया गया हो एनिमल्स के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा उसे सिंथेसाइज किया गया हो, पूरा उनके मेटाबॉलिज्म में खपता नहीं है। ऐसा नहीं कि जितना उन्होंने तैयार कर लिया अपने लिए वो पूरा अपने मेटाबॉलिज्म में लगा लें और खा पी कर स्वस्थ रहें, ऐसा नहीं होता है। बहुत भारी अमाउंट उसका जो होता है, मेजर पार्ट, बड़ा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। मेजर पार्ट जो है वो उनके अपने बायोमास में काम आता है, उनके अंदर भंडारित रहता है। वाइल बिकम अवेलेबल टू डिकम्पोजर, जब वो मरते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, कोई भी चीज़ स्थिर तो है नहीं, उसका अपना एक जीवन काल होता है, पौधों की भी मृत्यु होती है।
तो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो डिकम्पोजर्स को प्राप्त हो जाता है। अब हरे पौधों को आप देखते हैं, एक बड़ा सा पेड़ है, तो ऐसा नहीं है कि पेड़ रोज मरेगा, लेकिन उसकी पत्तियां सूखेंगी, नीचे गिरेंगी, तो वो भी तो जो उनके अंदर स्टोर बायोमास है वहाँ से डिकम्पोजर कार्बन को यूज़ करेंगे। तो यही बताया गया कि द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया, एंड CO2 इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय डिकम्पोजर। अब ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये भी CO2 को रिलीज करने का काम करते हैं। इसके बाद नंबर आता है कॉम्बस्टन का, मतलब दहन का जो प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दहन मतलब जलाना। तो बायोमास को जलाया जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अभी फॉरेस्ट फायर वाला एक कॉन्सेप्ट आपने देखा था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा तबाही वाली हैं। आप जानते ही हैं कि ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है और ग्लोबल वार्मिंग से सब पीड़ित हैं, लेकिन उपाय कायदे से करेंगे नहीं। तो जितना भी फॉसिल फ्यूल का हम कंज्यूमशन कर रहे हैं और इस्तेमाल करके उसे जला रहे हैं, तो उससे बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। और लार्ज स्केल जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब हरे पौधों को आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हीं की मात्रा कम हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो बढ़ेगी, मतलब उसका जो संतुलन है वो ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को काटते जा रहे हैं और अपना जो पूरा फॉसिल फ्यूल का कंज्यूमशन है और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पूरा धुन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब आप ये जानते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, कंज्यूमशन ऑफ फॉसिल फ्यूल बाय ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो फॉसिल फ्यूल है वो कार्बन का बहुत बड़ा स्टोरेज है, पृथ्वी के अंदर दबा हुआ था, हमने अपने फ़ायदे के लिए खोज निकाला है। तो फ़ायदे के लिए खोजा वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम उसका बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल, सबको गाड़ियों का शौक है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना चाहता है, मजबूरी है तो अलग बात है। ज़रा सा पैसा होगा तो 4 पहिया सीधे घर में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हर घर में गाड़ियाँ अपनी निजी होंगी तो एक तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, दूसरा ये है कि जितने गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा उसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ होगा, या तो CNG सभी लोग कराएं, तो CNG की अलग समस्या है। फिलहाल यहाँ देखें आप, तो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वैसे मुख्य कारण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड डिसबैलेंस हो रही। ये बताया गया कि दिस इज लीडिंग टू इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर विच इज़ अ मेजर काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। CO2 को आप जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत पृथ्वी के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह से ये गैसें काम करती हैं। जो सोलर रेडिएशन है उसका पूरा अमाउंट ये यहाँ से परावर्तित नहीं होने देती, मतलब वापस अंतरिक्ष में लौटने नहीं देती, कुछ न कुछ जो मात्रा है उसको अपने अंदर बचा कर रखती है ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। लेकिन जब इन्हीं गैसों का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ऐसे में फिर क्या होगा, पूरा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी ज़्यादा मात्रा में हीट यहीं पर रुक जाएगी। और जब लगातार यही दोहराया जाएगा बार बार तो पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप जानते हैं फिर किस तरह की दिक्कतें पैदा होंगी, मतलब बर्फ़ पिघलेगी, महासागर का स्तर बढ़ेगा, जो क्लाइमेट हमारा है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, शिफ्ट होने लगेगा आगे पीछे, और इससे बहुत तबाही आएगी। तो वो सब बहुत रैपिडली हो रहा है। अब यहाँ जो आप ये फिगर देख रहे हैं ना, अभी जितनी भी बातें हमने की हैं उसको चित्र के जरिए, एक सुंदर सा चित्र है, ऐसा छोटी क्लासेस में आपने बनाया होगा स्केच पेन से रंग कर, वैसा वाला चित्र है। तो यहाँ पर एक सूर्य है, ठीक एक ही सूर्य है अपने सोलर सिस्टम के लिए, तो सनलाइट हमें मिल रही है। सबसे पहले जो सनलाइट है, अब देखिए एक चीज़ आपने कभी सोचा है, सूर्य हमें एनर्जी देता है, एनर्जी का एकमात्र सोर्स है हमारे पूरे इकोसिस्टम में। तो क्या हम खड़े होकर चार्ज होते हैं सूर्य की रोशनी में? ठीक है कि विटामिन डी लेने के लिए धूप में बैठना चाहिए, लेकिन अगर हम धूप में ही बैठे रहें तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? नहीं। हम कोई सोलर सेल तो है नहीं, या फिर सोलर कुकर नहीं है कि सूर्य की रोशनी मिली नहीं कि चार्ज होने लगे। इसमें बीच में पुल का काम, ब्रिज का काम कौन करता है? हरे पौधे करते हैं, प्रोड्यूसर। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो वहाँ प्रोड्यूसर कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे। अगर कोई मैरिन इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं? उस सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बीच में कड़ी का काम करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ दिखाई गई है भाई, देखिए सनलाइट जो है वो मिल रही है हरे पौधों को, और यहाँ से जो एटमॉस्फेयर हमारा है वहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम गैसें हैं, मिक्सचर है ना पूरा। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले रहे हैं और अपना भोजन बना रहे हैं। जब ये खा पी लेते हैं तो जो बचा खुचा खाना होता है वो इनके अंदर स्टोर हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म इनका दुरुस्त हो गया। उसके बाद जो बचा खुचा है वो अपने अंदर बायोमास के तौर पे स्टोर करते हैं। अब जब इनका डिके होता है, मतलब मान लीजिए इनसे पत्तियां झड़कर गिर रही हैं, तो वो नीचे डिकम्पोजर्स को मिल जाता है, उसका डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर से ऊपर रिलीज़ कर दी जाती है। इसको खाने वाले जो जीव हैं वो मरेंगे,
तो उनके ऊपर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना काम शुरू कर देंगे, तो उनका भी डिकम्पोजिशन होगा, तो वहाँ से कार्बन का रिलीज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रिलीज हो जाएगी। फॉसिल फ्यूल जो है, अब देखिए जितने भी मर गए सब जो है वो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे उन्हें रिलीज नहीं कर दिया जाता है, कुछ जो है वो मिट्टी की परतों में नीचे दब जाते हैं। आपने वो पेट्रोलियम के प्रोडक्शन की बात सुनी होगी ना, आज से करोड़ों अरबों साल पहले जितने भी मरे सड़े गले पेड़ पौधे थे, मतलब मरने के बाद सभी सड़ते हैं, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु वो दब गए और उनके ऊपर नई लेयर्स बनती गई मिट्टी की, और अंत में क्या हुआ, वो नीचे दबे दबे जो टेम्परेचर और प्रेशर है पूरी अर्थ का, उसकी वजह से एक काले कीचड़ में तब्दील हो गए। उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं और उसी को हम यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल के तौर पे, अलग अलग उसका फॉर्म होता है। तो कुछ तो फॉसिल के तौर पे नीचे स्टोर हो गए, हालांकि इसमें लंबा समय लगता है। बाकी जो एनिमल्स पेड़ पौधों को खा रहे हैं, शाकाहारी जीवों को आप देख रहे हैं, भेड़ यहाँ पे बनी हुई है, तो भेड़ें जो है वो पेड़ की पत्तियाँ खा रही हैं, सांस लेंगी, उनके अंदर कंबस्टन का प्रोसेस होगा, उनका फूड जो है वो पचेगा, तो सांस लेंगी, तो बाहर जब रिलीज़ करेंगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो यहाँ से भी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। उसके अलावा जब प्लांट्स अपना रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान भी ये प्रोसेस में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो क्रिएट होता है। अच्छा, यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हमने अपने ऊपर चढ़ा के रखी हुई है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही हम नेचर को ज़्यादा तबाह कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर फैक्ट्रीज़ या इस तरह की जितनी भी चीज़ें, अर्बन एरिया जो होता है वहाँ इस तरह के इमिशन तमाम होते हैं, गिनने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ होती है। तो ये पूरा कार्बन साइकिल है, घूम रहा है गोल गोल, और इसमें संतुलन कतई नहीं। इसके बाद अब ऑक्सीजन साइकिल को देख लीजिए। तो ऑक्सीजन बहुत ही एविडेंट एलिमेंट है पूरे अर्थ पे, अगर मोटे तौर पे देखें। इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमॉस्फियर टू एक्सटेंट ऑफ 21%। मतलब यहाँ जो इसका अमाउंट है वो कितना है, 21% है। बात एटमॉस्फियर की हो रही है, ठीक है, ये एटमॉस्फियर की बात कर रहे हैं। बाकी कंपाउंड के रूप में ये पूरी अर्थ पे बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी आप जानते ही हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का ही तो तालमेल होता है। मतलब CO2 में क्या है, ये जो 2 अणु हैं ये किसके हैं, माफ़ कीजिए 2 परमाणु जो हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। बाकी कार्बन के साथ ये मिलकर अपना एक कंपाउंड तैयार कर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी बेसिकली ऑक्सीजन मौजूद होती है। बाकी अर्थ की जो क्रस्ट है वहाँ पे जो मेटल्स हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड हैं, उसके रूप में ये पाई जाती है। कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, इस तरह के जो मिनरल्स हैं उसके अंदर पाई जाती है। और जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ आप देख रहे हैं, इट इज़ आल्सो एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट या लिपिड जिसे आप कहते हैं, तो वहाँ भी इसका अमाउंट पाया जाता है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ यहाँ आप देख रहे हैं, talk of the oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintain the level of oxygen in the atmosphere। यहाँ हम बात पूरी जितनी भी ऑक्सीजन है सबकी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उस ऑक्सीजन के अमाउंट की बात कर रहे हैं जो कि इस पूरे साइकिल में शामिल हो पाती है और पूरे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखती है। तो पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 3 अलग अलग प्रोसेस से होता है। एक तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, दूसरा कंबस्टन का प्रोसेस होता है, और तीसरा नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन के साथ मिलकर जो ऑक्साइड बनाने का काम होता है, उसमें इसे हम देख पाते हैं। अब पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन केवल एक ही जो मेन प्रोसेस है उसी के द्वारा वापस लौटती है। ये देखिए, एकमात्र इसका जो स्रोत है ना वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस है। सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अंत में अपना भोजन तैयार करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और यही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ऑक्सीजन लौट कर आती है। तो लौटने का रास्ता सीमित है और वो भी घटता जा रहा है, और भगाने का रास्ता बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ नीचे जो फिगर बना हुआ है उसको ध्यान से देखिए, इसमें ऑक्सीजन साइकिल को दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा ऑक्सीजन साइकिल कलरफुल है। इसमें ये बताया गया है, यहाँ आप पहले शुरुआत में देखें, मोस्ट अवेलेबल ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स ऑन लैंड एंड फाइटोप्लैंक्टन्स ऑन द ओशियन सर्फेस। फाइटोप्लैंक्टन्स वही भूमिका निभाते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट्स की होती है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, बाद में इनको खाने का काम जू प्लैंक्टन्स करते हैं। जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेज या जो मैरिन ऑर्गेनिज्म है छोटे वाले वो खाते हैं, और छोटे वालों को बड़े वाले खा लेते हैं। तो ऐसे वहाँ पे फूड चेन पूरी तैयार होती है। अब वही दर्शाया गया यहाँ पे, आप ये भी देखें, कहा गया कि सम ऑक्सीजन इज मेड इन द एटमॉस्फियर व्हेन सनलाइट ब्रेक्स डाउन वाटर। तब भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो सीमित है। अब जो प्लांट्स लैंड पे है, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है, वो ऑक्सीजन को पूरे एटमॉस्फियर में या जो इकोसिस्टम है उसमें सर्कुलेट करने का काम करते हैं। मोस्ट ऑक्सीजन इज स्टोर इन ऑक्साइड मिनरल ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल। अर्थ की क्रस्ट और मेंटल दोनों में ये जो ऑक्साइड मिनरल्स होते हैं उसके तौर पे स्टोर होती है, मतलब जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं वहाँ पे।
लेकिन ये रॉक्स में इतनी अच्छी तरीके से बाउंड होती है, बंधी हुई होती है कि वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाती। मतलब ऐसा नहीं है कि इसे हम मुक्त करके एटमॉस्फेयर में पहुँचा सके, तो ये इस साइकिल का हिस्सा ही नहीं बन पाती। तो इसको तो हम बाहर कर देंगे, जो सर्कुलेट हो रहा है उसी को सिर्फ देखेंगे। ओशियन पे सनलाइट पड़ रही है। ऑक्सीजन इज यूज बाई एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फायर, डिकम्पोजिशन एंड इवन रस्टिंग मेटल। जब किसी भी धातु में जंग लगता है, सिर्फ लोहे में नहीं लगता, बाकी जो मेटल्स होते हैं उसमें भी ये प्रोसेस होता है। तो अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, तो धातु का क्षरण होता है और वहाँ से जो उस मेटल का ऑक्साइड है वो निकल कर सामने आता है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो ओशियन के सरफेस पे या जो वाटर सरफेस होता है वहाँ फ्लोट करते रहते हैं और वो अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं, तो उसमें भी वो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो ये पूरा ऑक्सीजन साइकिल है, यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर को देख लीजिए, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हम आज देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट टू द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जो अमूर्त विरासत होती है, सांस्कृतिक विरासतों की बात हो रही है, उसकी ये पूरी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है। इसमें कई सारे हैं, तो भारत की सिर्फ देखने की आवश्यकता है, बाकी आप नहीं देखें। 13 हैं टोटल, यहाँ आप देख रहे हैं ना। इंडिया हैज़ फॉलोइंग 3 आइटम्स इन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो पहला आपका कुडियाट्टम है, और कुडियाट्टम जो है ये संस्कृत की नाट्य कला है, संस्कृत थिएटर है। इसको इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में 2008 में। केरल में है, जो चकियार लोग होते हैं, ये हिंदुओं की एक सबकास्ट होती है, तो उसके द्वारा ये नृत्य और नाटक के तौर पे किया जाता है। पुरुष ही इसमें, मतलब जो मेल्स होते हैं सिर्फ वही इसमें भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला है रामलीला, जो कि 2008 में ही इंक्लूड किया गया था। ये पॉपुलर फोल्क थिएटर है और उत्तर प्रदेश में ये बेसिकली होता है, अवध रीजन जो है पूरा, और अब तो पूरे यूपी में होने लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। उन्होंने रामचरितमानस लिखी, तो उसका वो गा गा कर पाठ करते थे लिखने के बाद, और लोग उस राम कथा को सुनने के लिए आते थे। तो उसको और रोचक बनाने के लिए इन्होंने अभिनय करवाना शुरू किया, तो अपना लड़के जुटाकर अभिनय शुरुआत की, तो वो रामलीला की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। तो रामायण के जो सॉन्ग हैं उसी में डांस और डायलॉग ऐड करके किया जाता है। दशहरे के आसपास इसको किया जाता है। आप देखते हैं ना, करीब 9-10 दिन चलती है, कहीं कहीं ज़्यादा दिन चलती है। मतलब जो श्राद्ध पक्ष होता है वहाँ से स्टार्ट होकर दिवाली तक चलती है, जैसे रामनगर की रामलीला है। इसके बाद वैदिक चैंटिंग का जो ट्रेडिशन है, इसको भी इंक्लूड किया गया था 2008 में। और इसमें जो ओरल ट्रेडिशन हमारा है, आप ये तो सुनते हैं ना, वेदों को श्रुति कहा जाता है। हमारे जो वेद हैं वो कहीं लिखे नहीं गए थे। वहाँ ये था कि बड़े बड़े विद्वान ऋषि हुआ करते थे, और ये जो एंशिएंट ऋषि लोग थे ये अपना मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्र खुद से रचते थे। वैदिक मंत्रों को खुद से रचा गया उनके द्वारा, और उसको वो गा कर अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो इनके जो डिस्पाइल होते थे, इनके जो फॉलोअर्स होते थे, वो उसको सुनकर याद कर लेते थे, फिर वो अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलते गए, और यही वजह है कि बाद में जाते जाते इनका अस्तित्व ही मिटने के कगार पे आ गया। क्योंकि एक व्यक्ति सीखता है और दूसरे को सिखाता है, तो ये नहीं कि 100% वो सीख ही जाएगा, कुछ हिस्सा रह जाता है, फिर वो अगले वाले को सिखाएगा तो कुछ पार्ट रह जाएगा। तो ऐसे में फिर जब इसके अस्तित्व पे संकट आता है, तो वेद व्यास को आप देखते हैं ना, वो जितने भी वेद हैं उनका कंपाइलेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर जो वेद की वैदिक चैंटिंग है उसको भी इंक्लूड किया गया है इस पूरी इंटेंजिबल जो कल्चरल लिस्ट है उसके अंदर। इसके साथ साथ रम्मन को आप देख रहे हैं 2009 में शामिल किया गया था। और रम्मन जो है एक तरह का धार्मिक फेस्टिवल है, और ये काफ़ी ट्रेडिशनल नाट्य कला कही जाती है। नाट्य कला नहीं होती है, बल्कि म्यूजिकल एक प्रेजेंटेशन होती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पैखंडा वैली है, सलूर डुंगरा विलेज है, वहाँ हिंदू कम्युनिटी के द्वारा इसको किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, मुडियेट्टू को देखिएगा। तो मुडियेट्टू जो है इसको इंक्लूड किया गया था 2010 में, और ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है। मुडियेट्टू इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, और केरल राज्य से ये बिलोंग करता है। इसमें राज्य जानना आवश्यक है। देवी काली और दारिका राक्षस का आपस में युद्ध होता है, और देवी काली उसका वध करती है, तो उसी का पूरा यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया जाता है। इसके बाद छऊ को आप देख रहे हैं, तो छऊ तो कई सारे राज्यों में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, और वेस्ट बंगाल में है। और उससे ऊपर कालबेलिया है, कालबेलिया को देख लीजिए, ये भी 2010 का है, और छऊ जो है वो भी 2010 का है। कालबेलिया का परफॉर्मेंस ट्राइबल लोगों के द्वारा दिया जाता है। ये स्टेट ऑफ राजस्थान से संबंध रखता है। और कालबेलिया डांस जो है, इसमें मूवमेंट जो है वो सर्पेंट होते हैं, मतलब सर्प के स्टाइल के होते हैं, सांप के जैसी अपनी चाल ढाल को दिखाकर लोग प्रदर्शन देते हैं। इसके बाद छऊ को देख रहे थे, तो इसमें 3 राज्यों में ये होता है, मयूरभंज छऊ और तमाम है इसमें पुरुलिया छऊ। तो वेस्ट बंगाल से इसका संबंध है, उड़ीसा से है और झारखंड से। इसके बाद आगे चलते हैं, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख इंक्लूडिंग इन 2012। तो ये जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए मंत्रों का उच्चारण है उसके बारे में है, लद्दाख से संबंधित है। इसे इंक्लूड किया गया था 2012 में। लद्दाख रीजन, वहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनका पाठ किया जाता है, और वहाँ ज़्यादातर वज्रयान को मानने वाले लोग हैं, महायान को भी मानने वाले एक हद तक लोग पाए जाते हैं।
और मंत्रों का जाप किया जाता है, साथ में डांस किया जाता है घर के भीतर, और जो इनकी मॉनेस्ट्री होती है वहाँ पे पुजारियों के द्वारा ये सब किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संकीर्तन को देखिए, 2013 में शामिल किया गया था। संकीर्तन ये मणिपुर का है, काफ़ी ट्रेडिशनल है। इसमें गाने का भी काम होता है, बजाने का भी काम होता है, ढोल बजाया जाता है, लोग डांस करते हैं। और वहाँ के जो वैष्णविज्म को मानने वाले लोग हैं वो धार्मिक अवसरों पे इसको करते हैं। चैतन्य महाप्रभु को इससे जोड़ा जाता है। इसके बाद है पंजाब के ये ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट है, यूटेंसिल बनाने का, मतलब बर्तन बनाने का काम होता है। ये ठठेरा कम्युनिटी होती है। जडियाला नाम के एक गुरु थे, मतलब जडियाला जो थे वो एक योग्य ठठेरे थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को ये सिखाया है, और ये भी गुरु शिष्य परंपरा में चलता है। मतलब एक गुरु अपने चेलों को सिखाता है, वो चेला अपने चेलों को सिखाता है, और ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो ये मौखिक है, ओरल चलता है। ठीक, इसके बाद योग को देख रहे हैं आप, और नौरोज को देख रहे हैं। तो नौरोज को इंक्लूड किया गया था 2016 में, और योग को भी इंक्लूड किया गया था 2016 में। इट इंडिकेट्स द बिगेनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर द पारसी, एंड इट आल्सो सेलिब्रेट एज अ स्प्रिंग फेस्टिवल बाई कश्मीरी कम्युनिटी। ठीक है, पारसियों के लिए तो ये नववर्ष का उत्सव होता है, प्लस जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो इसे एक स्प्रिंग फेस्टिवल के तौर पे यहाँ लेती है। और इसमें जो पारसी समुदाय के लोग होते हैं वो इन्वायरमेंट के प्रति अपना डिवोशन शो करते हैं। योग को तो आप जानते ही भारत की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें जितने भी पोजेज, मेडिटेशन, कंट्रोल ब्रीदिंग, वर्ड चैंटिंग और जितनी भी तरह की टेक्निक आती है। योग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ आसन आप जो सीखते हैं सिर्फ उतना ही, इसमें ध्यान करना भी आता है, शरीर को साधना भी आता है, तमाम तरह के योगासन हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक व्यक्ति को अपना सेल्फ जो रिजोल्यूशन है वो बनाने में मदद कर सकते हैं, कुल जो सेल्फ बिल्डिंग है उसका काम करते हैं। ट्रेडिशनली ये पूरा गुरु शिष्य परंपरा में चल रहा था, तो उसी आधार पे हमने योग को एक वैदिक धरोहर माना है, और 2016 में इसको इस अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद कुंभ मेला तो आप देख ही रहे हैं, 2017 में इसको शामिल किया गया था। ये हिंदू पिलग्रमेज के तौर पे लिया जाता है, मतलब जो पवित्र नदियाँ होती हैं उसमें लोग स्नान करते हैं। और इसमें पौराणिक मान्यता क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, मतलब रत्नाकर अर्थात इंडियन ओशियन को मथा गया था, तो मथने का नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें अंदर से बाहर आती हैं, देवताओं और दानवों के सहयोग से मथा गया था, और इसमें से अमृत निकल कर आता है, जो कि मूल पर्पज था समुद्र मंथन का, अमृत प्राप्त करना। जब वो निकलता है तो राक्षस जो है वो हावी हो जाते हैं कि नहीं हम ही पिएंगे, देवताओं को नहीं पीना है। देवता नहीं चाहते हैं कि राक्षस पिए, तो आपस में छोरा छीनी मचती है, और उसमें धन्वंतरी के हाथ से कलश जो है वो डगमगाने लगता है, जिसमें कि अमृत रहता है। और अमृत की कुछ बूंदें जो है वो छलक के धरती पर गिरती हैं। तो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ये धरती पर गिरी हैं वहाँ वहाँ कुंभ लगता है, और इस वजह से 4 स्थानों के नाम आते हैं जहाँ पे ये बूंदें गिरी थी। प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। यहाँ पे हर 12 साल के अंतराल पे कुंभ का आयोजन होता है। नासिक और उज्जैन में जो लगता है उसको सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। बाकी प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ मेले के तौर पे देखा जाता है, हर 12 साल में लगता है। अब उसका नाम महाकुंभ कर दिया गया है, और जो 6 साल के अंतराल पे अर्ध कुंभ मनाया जाता था उसको अब कुंभ की हैसियत दे दी गई। तो यही बताया गया है। यहाँ ये भी बताया गया कि देखिए यहाँ पे कुंभ एट प्रयागराज इज सेलिब्रेटेड 3 ईयर आफ्टर कुंभ एट हरिद्वार एंड 3 ईयर बिफोर कुंभ एट नासिक एंड उज्जैन। 3 साल पहले और 3 साल बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द सेम ईयर और 1 ईयर अपार्ट इन नासिक एंड उज्जैन। नेक्स्ट थोड़ा सा जनरल हिंदी को देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्दों का एक भाग हमने पीछे देखा था, ये अगला पार्ट है। देखिए यहाँ पंक का जो विलोम, पंक मतलब होता है कीचड़, तो कीचड़ का क्या हो जाएगा, कीचड़ खुद होगा, कीच भी कहा जाता है, करदम और गारा भी कहा जाता है। इसके बाद पसीने का श्रमकण होता है, श्रम सीकर होता है, प्रस्वेद भी कहते हैं। पंकिल का क्या होगा, तो मटमैला होता है मूल रूप से, बाकी मलिन, म्लान, मलिन, गंदा, गंदला। पंथ का मार्ग, रास्ता, डगर, पथ, राह, ये सब हो सकते हैं। पंथ का धर्म, संप्रदाय, मत, ये सब हो सकता है पर्यायवाची के तौर पे। पांडुलिपि का क्या हो जाएगा, तो हस्तलिपि होता है, मसौदा होता है, पांडुलेख होता है। पाखंड का ढोंग, स्वांग, प्रपंच, ढकोसला, आडंबर, ये सारे हो सकते हैं। पागल का दीवाना, बावला, विक्षिप्त, उन्मत्त। पकड़ने का कैद करना, बंदी बनाना, गिरफ्तार करना। पाणी का क्या होगा, हाथ, कर, हस्त। और पछतावे का पश्चाताप, प्रायश्चित, अनुताप, ग्लानि, संताप। पटरानी का राजमहिषी, महारानी, बड़ी रानी, प्रमुख रानी, ये सब हो सकता है। पान का क्या होगा, तांबूल, नागरवेली, नागवल्ली, पर्णलता, ये सब। और पाप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो पाप का पर्यायवाची अघ होता है, पातक होता है, गुनाह भी होता है, अपकर्म भी होता है, कलुष भी होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पटु, तो पटु का मतलब वैसे तो कुशल होता है। अब इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे कि दक्ष, प्रवीण, निपुण, होशियार, पारंगत, निष्णात, ये सब। पड़ोसी का हमसाया, प्रतिवासी, प्रतिवेशी, प्रतिवेशमी, ये सारे हो सकते हैं। पढ़ाई का पठन पाठन, अध्ययन, विद्याभ्यास। और पताका का ध्वजा, झंडा, ध्वज, फरहरा और निशान और केतु भी कहा जाता है। झंडे का पर्यायवाची क्या होता है, केतु भी होता है।
पत्तन का हो जाएगा नगर, शहर, पुरी, पुर, दुर्ग, ये सब हो सकता है। दुर्ग कहते हैं लेकिन दुर्ग किनारे वाले जो हिस्से, तो जो पत्तन होते हैं वो किनारे ही होते हैं। इसके बाद पत्ते को देखिए तो पत्ते का दल होता है, पर्ण होता है, पल्लव भी होता है, पत्र, पात और छदन भी होता है। इसके बाद पत्थर तो पाषाण, अश्म, संग भी कहा जाता है, कहते हैं तुम संग दिल हो यानी पत्थर दिल हो। प्रस्तर, पाहन, शिला, उपल और साथ में और भी हैं, देखिए। उत्पर्ल कहा जाता है, ग्रावा कहा जाता है, ये सब कहा जाता है। इधर आप देख रहे हैं पान तक हमने देख लिया था। इसके बाद पाला तो इसको प्रोलेय भी कहा जाता है, निहार, तुषार और हिम का भी नाम दिया जाता है। पार्वती के लिए बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि उमा, गौरी, शिवा, भवानी। दुर्गा, हालांकि दुर्गा देवी को अलग माना गया है, लेकिन यहाँ जब आप दुर्गा सप्तशती देखते हैं तो उसमें पार्वती जी का और दुर्गा जी का पर्यायवाची एक में मिक्स होने लगता है। तो कुल मिलाकर देवी से तात्पर्य। इसके अलावा गिरिजा और गिरिराज कुमारी इन्हें कहा जाता है। अब इसमें देखें आपकी गिरिराज कुमारी अलग अलग दिया हुआ है। ये हिमालय की पुत्री हैं, आप तो जानते ही हैं, मैना और हिमालय की पुत्री हैं। तो गिरिराज, ये पर्वतों का राजा किसको कहते हैं? हिमालय को कहते हैं। जियोग्राफिकली भी अगर देखा जाए तो संसार के सबसे ऊंचे शिखर यहीं पर पाए जाते हैं, तो ये तो राजा हुआ। तो इसी राजा की ये बेटी हैं, तो इन्हें गिरिराज कुमारी कहा जाता है। उसके अलावा इनका एक अवतार था सती, मतलब पार्वती का रूप लेने से पहले देवी शक्ति जो है वो सती के रूप में पहले अवतरित होती हैं। शंकर जी से विवाह भी होता है, लेकिन अंत में दक्ष प्रजापति इनका अपमान कर देते हैं और ये आत्मदाह कर लेती हैं, फिर पुनर्जन्म होता है। तो ये सारी कहानियाँ हैं। तो सती, इसके बाद यहाँ देखें आप, अंबिका भी कहा जाता है, शैल सुता भी कहा जाता है, ईश्वरी भी कहा जाता है, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैना सुता, मैन सुता नहीं है, मैना सुता है, इनकी माता का नाम मैना था। हेमवती कहते हैं, चंडी भी कहा जाता है इनके उग्र स्वरूप को, मृणानी कहा जाता है, अपर्णा कहा जाता है। जब पार्वती के रूप में इनका जन्म होता है तो इनका रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है, क्योंकि महादेव इन्हें आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। तो ये तपस्या आरंभ करती हैं और तपस्या के समय अपना भोजन पानी सब त्याग कर देती हैं और अंत में सिर्फ सूखी पत्तियां खाकर अपना गुजारा करती हैं और उसके बाद पत्तियों को भी खाना बंद कर देती हैं, सिर्फ हवा पीकर तपस्या करती हैं। तो जब पत्तियों का भी सेवन ये रोक देती हैं तो इन्हें अपर्णा कहा जाता है। अंत में जब कठोर तपस्या सिद्ध होती है तो महादेव का दर्शन होता है, फिर दोनों जने का विवाह होता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। शिवानी भी इन्हें कहा जाता है, शैलजा भी कहा जाता है, मतलब शैल की पुत्री। इसके बाद पिता का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो भाई देखिए यहाँ पे तनय, बाप, तात, वालिद, पितृ, ये सब हो सकता है। जनक भी कहा जाता है। पुत्र का तनय, यहाँ आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ है। पिता का जनक, बाप, तात, वालिद और पितृ होता है, इस तरह से पर्यायवाची है। तात जो शब्द है ना वो कई सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई प्रिय व्यक्ति है और उम्र में छोटा है तो उसके लिए भी तात शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पुत्र के लिए तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत, तनुज, नंदन, लाल, वत्स, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। और पुत्री के लिए वही स्त्रीलिंग में बना दीजिए। तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? यहाँ आप देख रहे हैं, तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, तनुजा और नंदिनी। ये दुहिता जो है ना ये उत्तर वैदिक कालीन शब्द है। उस समय क्या होता था, गाय दूहने का काम घर की कुंवारी लड़कियां किया करती थी, मतलब उनका ये एक तरह से उनकी दिनचर्या होती थी। ठीक, तो इसीलिए इन्हें दुहिता कहा जाता था। दुहिता का पुल्लिंग नहीं होता, दुहित नहीं होता। दुहित कोई शब्द नहीं है जो कि लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये काम जो गाय दूहने का और गाय की सेवा का था ये उस समय लड़कियों का था। और आप जानते ही हैं कि जब पोस्ट वैदिक इरा आती है तो महिलाओं की स्थिति कितनी खराब हो गई थी। इसके बाद अब पिक को देख लें तो पिक का होता है कोयल, कोकिला, कलकंठ, वसंत दूती, श्यामा, कलापी, काकपाली। काक और पाली एक में है। काकपाली माने जिसका पालन पोषण कौवे ने किया। तो ये अपने अंडे अक्सर दूसरी चिड़ियों के घोंसले में देती है और ज़्यादातर कौवे को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है तो उसी के घोंसले में देती है, क्योंकि रंग रूप काफ़ी हद तक छोटे पर मैच करता है कौवे के बच्चे का और कोयल के बच्चे का। जब बड़े होते हैं तब अंतर दिखाई देने लगता है। और चिड़िया चूंकि उस अंडे को से रही होती है तो उसकी ममता इससे जुड़ जाती है, तो उसको भी खिलाती पिलाती है। अंत में ये घोंसला छोड़ के उड़ जाती है। तो काकपाली इसके अलावा वन प्रिय और कोयल निहायत ही स्वार्थी जीव होता है। कौवे के घोंसले में जब ये अपने अंडे देती है तो उससे पहले कौवे के अंडे नीचे गिराकर फोड़ देती है ताकि जगह बन सके। इसके बाद आप आगे देखें पीछे का क्या होगा, तो बाद में, अनंतर, फिर, उपरांत, पश्चात, के पीछे, तदुपरांत, तत्पश्चात। पीड़ा का क्या हो जाएगा? व्यथा, तकलीफ, दर्द, वेदना, यंत्रणा, यातना। पुंज का राशि, ढेर, समूह, जमाव, अंबार। और पुरातन का क्या होगा? प्राचीन, पुराना, प्राक्त, प्राच्य, पूर्वकालीन, ये सब। अब यहाँ पर हमने पड़ोसी तक देखा हुआ था। पढ़ाई का देख लीजिए, पठन पाठन का पर्यायवाची यहाँ पढ़ाई हो जाएगा। इसके अलावा अध्ययन, विद्याभ्यास और स्वाध्याय भी कहा जाता है। पत्तन का क्या होगा? तो नगर, नगरी, शहर, पुरपुरी, ये सब होगा। पताका का आपने देख ही लिया था, पत्ते का भी देख लिया था। छदन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छाया देता है।
हाँ, पत्थर का हमने देखा था लास्ट, उत्पर्ल, ग्रावा, ये सब भी जो शब्द है ना, ये पत्थर के पर्यायवाची हैं, बाकी ऊपर वाले हमने देखे थे। पत्र का देख लीजिए, खत, चिट्ठी, पाती, ये सब कहा जाता है। पति का क्या होता है, तो भर्ता, वल्लभ, भतारी, आर्यपुत्र, ईश, स्वामी, बालम, जीवन धारा और प्राणनाथ, प्राणप्रिय, प्राणाध्यार, प्राणेश, साईं, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे देखें, पत्नी का होता है भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधु, ये सारे और भी हैं। प्राणप्रिय, वल्लभा, वामा, धरणी, प्रियातीय, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, वामांगिनी, बहू, जोरू, घरवाली, औरत, ये सारे हैं। और पंडित का देख लीजिए, तो पंडित का क्या होगा, सुधी, विद्वान, कोविद कहा जाता है। इसके अलावा बुध भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, विबुध जो शब्द है वो देवताओं के लिए इस्तेमाल होता है और बुध जो शब्द है ये पंडित के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे बुध जो है वो चंद्रमा और देवी तारा की संतान है, ठीक है। मतलब चंद्रमा जो है वो अवैध तरीके से तारा से संबंध स्थापित करते हैं, जो कि बृहस्पति की पत्नी रहती हैं, और अंत में बुध का जन्म होता है, जो कि एक नाजायज संतान के तौर पे पैदा होते हैं। बाद में इन्हें मान्यता मिलती है। तो ये देवताओं के कुमार कहे जाते हैं। कुल मिलाकर पंडित जो होता है उसको बुध कहा जाता है, कोविद भी कहा जाता है। धीर, मनीषी, प्राज्ञ और विलक्षण, विज्ञ और सुविज्ञ जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। द्विज भी बोलते हैं, ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। इसके बाद पर्वत, पर्वत के लिए भूधर, गिरी, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, तुंगद्री, अद्री, ये सारे शब्द। पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, प्रभंजन, समीरण, समीरकर्ण नहीं होगा, समीरण होगा। इसके बाद अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान, नवप्राण, मृगवाहन, ये सारे हैं। पक्षी का क्या हो जाएगा, द्विज और अंडज। इसके अलावा विहग, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा, पक्षी, चिड़िया, डिम्बज, ये सारे। पथ्य का क्या होगा, भोजन, आहार, भोज्य पदार्थ। पथिक का मुसाफिर, यात्री, बटोही, पंथी, बटाऊ, बटोही, राहगीर, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। पद का तो आप जानते ही हैं, पाँव, पाद, चरण, पैर, पग, पगु, कदम, ये सारे होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ नीचे और भी हैं 2-3, इसे देख लेते हैं। तो देखिए, परशुराम जी का क्या होगा, भृगुसुत हो जाएगा, जामदग्नि हो जाएगा। जमदग्नि नाम के जो ऋषि थे उनके ये पुत्र थे। रेणुका इनकी माता का नाम था, तो इन्हें रेणुका तनय भी कहा जाता है। भृगुवंशीय थे तो इसलिए इन्हें भृगुनंदन और भृगुसुत कहा जाता है। परशुधर कहा जाता है। बाद में ये भगवान शिव की आराधना करते हैं तो इन्हें एक फावड़ा, फरसा प्राप्त होता है। और शुरुआत में इनका नाम राम रहता है, लेकिन जब परशु इनके पास आ जाता है तो इनका नाम पड़ जाता है परशुराम, और ये स्वभाव से बहुत ही उग्र रहते हैं। भगवान विष्णु के अंशावतार कहे जाते हैं। इसके बाद परंतु, तो परंतु का क्या होगा, किंतु, मगर, लेकिन, पर, ये सारे। अच्छा, अब राइट साइड में जो छूट गए थे उनको लगे हाथ देख लेते हैं। तो हमने कोयल तक देखा था, शायद कोयल तक देखा था, या पीछे का भी देख लिया था। तो पीछे का क्या होगा, बाद में, अनंतर, फिर, उपरांत, पश्चात, के पीछे, तदुपरांत, तत्पश्चात, ये सब है। पीड़ा का क्या होगा, व्यथा, तकलीफ, दर्द, वेदना, यंत्रणा, यातना, ये सब। पुंज का क्या होगा, राशि, ढेर, समूह, जमाव, अंबार। पुरातन का प्राचीन, पुराना, प्राक्त, पूर्वकालीन, भूतकालीन, प्राककालीन। पुष्कल का हो जाएगा प्रचुर, विपुल, अधिक, बहुत, इफरात, ढेर सारा, अतिशय, अनंत, अत्यंत, ये सब है। पुष्टि का हो जाएगा समर्थन, हिमायत, अनुमोदन। और पूजा का अर्चना, आराधना, उपासना, वंदना, इबादत। पूज्य का आराध्य, अर्चनीय, उपास्य, वंद्य, वंदनीय, पूजनीय। पूर्ण का पूरा, सकल, समूचा, कुल, सारा, समग्र, संपूर्ण। प्रख्यात का हो जाएगा प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, विश्रुत, नामवर, यशस्वी, नामी, लब्ध, प्रतिष्ठित, ये सारे शब्द इस्तेमाल होंगे। और भी है। प्रगति का क्या हो जाएगा, तो प्रगति के पर्यायवाची में विकास, उन्नति, बढ़ती, तरक्की, श्रीवृद्धि, ये सारे शब्द आ सकते हैं। प्रगल्भ का हो जाएगा अहंकारी, घमंडी, अभिमानी, गर्वीला, दंभी। प्रचंड का हो जाएगा भीषण, भयानक, खौफनाक, भयंकर, उग्र। प्रचुरता का बहुलता, बहुतायत। प्रभुतता, इफरात, आधिक्य। और प्रजा जो शब्द है इसका क्या होगा, जनता, रैयत, रियाया, जन, लोक, समुदाय, समुदाय भी बोल देते हैं कभी कभी। तो यहाँ तक हमने ये पर्यायवाची शब्दों की सूची को समाप्त किया है, और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।